महाराष्ट्र की सियासत का सबसे मजबूत परिवार टूट गया। भतीजे ने चाचा को चित्त कर दिया। 2019 में भी अजीत पवार ने बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, लेकिन सिर्फ 48 घंटे के लिए वो डिप्टी सीएम बन पाए थे, क्योंकि तब पार्टी साथ में नहीं थी। इस बार अजीत पवार ने ऐसी कोई गलती नहीं की। माइक्रो मैनेजमेंट और प्लानिंग के साथ उन्होंने पाला बदला है। शरद पवार को कहीं का नहीं छोड़ा, वरिष्ठ नेताओं को ले गए, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जिनकी अपनी जातियों में और अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ है। यानी ध्यान सिर्फ पाला बदलने का नहीं रखा गया है, बल्कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ही पूरा फैसला लिया गया है। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो कि 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। क्या अब एनसीपी के नेता हो गए अजीत पवार और शरद पवार का हो गया खेल खत्म? महाराष्ट्र की सियासत से निकला यह सवाल पूरे देश की राजनीतिक हवा में तैर रहा है, क्योंकि आज एक बार फिर महाराष्ट्र की पूरी राजनीति ही बदल गई। उत्तर दक्षिण का मिलन हो गया। भतीजे ने चाचा की पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ शपथ ले ली। अजीत पवार ने यही कोशिश 2019 में भी की थी, लेकिन तब वो अकेले थे। आज साथ में 8 विधायकों को मंत्री भी बना डाला। 2019 में बड़ी गलती की थी कि अकेले ही आ गए थे, इस भरोसे कि शायद बाकी पार्टी बाद में आ जाएगी। लेकिन अजीत पवार तब चूक गए थे, मिस कैलकुलेशन हो गया था। इस बार पूरी तैयारी के साथ आए, पार्टी पूरी ही ले आए। अब सिर्फ शरद पवार, बेटी सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ही एनसीपी के पास बड़े नेता बचे हैं। बाकी सब इधर आ गए। अजीत पवार की माइक्रो प्लानिंग देखिए। जिन विधायकों को मंत्री बनाया, उनकी जातियों और इलाकों तक का ख्याल रखा गया। छगन भुजबल नासिक के बड़े नेता हैं और जाति से ओबीसी हैं। दिलीप वलसे पाटिल पुणे से विधायक हैं और बड़े मराठा नेता हैं। तीसरे हैं हसन मुशर्रफ, कोल्हापुर से आते हैं, मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी पकड़ है। चौथे हैं धनंजय मुंडे, वर्ली से विधायक हैं, ओबीसी नेता हैं। पांचवी हैं अदिति तटकरे, रायगढ़ से आती हैं, महिला चेहरा हैं। छठे हैं धर्मराव अतराम, आदिवासी हैं, विदर्भ का बड़ा चेहरा है। सातवें हैं संजय बनसोड़े, दलित समाज से आते हैं, लातूर से विधायक हैं। और आठवें हैं अनिल पाटिल, मराठा हैं, जलगांव से विधायक हैं। और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर और ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे, तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहेगी। 2019 में बीजेपी से भी मिस कैलकुलेशन हो गया था और उस गलती का खामियाजा उसे भी भुगतना पड़ा। शरद पवार ने तब ऐसा दबाव बनाया कि अजीत पवार को वापस आना पड़ा। शरद पवार ने इसका बदला बीजेपी के दशकों पुराने साथी शिवसेना को अलग करके लिया। उद्धव को सीएम बनवाया। भतीजे अजीत पवार फिर डिप्टी सीएम बने, लेकिन खेल फिर पलटा जब शिंदे शिवसेना तोड़कर मुख्यमंत्री बन गए। अब अजीत पवार तो तब भी इस भरोसे में बैठे थे कि शायद चाचा शरद पवार कुछ ख्याल करेंगे और पार्टी की कमान उनके हाथ में सौंपेंगे। इसी साल 2 मई को एनसीपी में बड़ा सियासी ड्रामा हुआ था, क्योंकि अचानक से शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया था। एनसीपी की इस मीटिंग में खूब रोना धोना हुआ। शरद पवार को मनाने की कोशिश हुई, लेकिन सिर्फ एक नेता ऐसा था जो शरद पवार को मनाने के बजाय कार्यकर्ताओं को मना रहा था कि अब वक्त आ गया है कि पार्टी की कमान आगे सौंपी जाए। पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष खरगे, पण काँग्रेस चालली सोनियाजींच्याकडे बघून। बावनी होण्याचं काही कारण नाही। हा प्रसंग कधी ना कधी येणार होता। 2 मई को जिसने भी अजीत पवार को देखा, वो समझ गया था कि वो काफी लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि चाचा के बाद पार्टी की कमान उन्हें ही मिलेगी। इसीलिए शरद पवार को मनाने के लिए हो रही नारेबाजी को भी अजीत पवार ने चुप करा दिया।
अजीत पवार का जोश बहुत हाई था, यहां तक कि उनकी बहन सुप्रिया सुले को भी उन्होंने चुप करा दिया था। अरे वेड्यांनो, तुम्ही विनंती करू शकता. मी आणि सुप्रिया आम्हाला म्हणतील बस खाली, आम्हाला बोलून देणार आहेत का? ते कठीणच झालं. शायद शरद पवार ये सब देख रहे थे. वो भाप गए थे कि अजीत पवार कैसे पार्टी का मुखिया बनने के लिए तड़प रहे हैं. इसीलिए तुरंत उन्होंने खेल पलटा. पहले कहा इस्तीफा वापस लेते हैं, कुछ दिनों में फैसला करेंगे. और जब कुछ दिनों में फैसला हुआ तो अजीत पवार फिर खाली हाथ थे. शरद पवार खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे. बेटी सुप्रिया सुले को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया. इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और महाराष्ट्र का अध्यक्ष जयंत पाटिल को बनाया. यानी अजीत पवार को पार्टी में कुछ भी नहीं मिला. इसीलिए तब से लगातार ये कयास लग ही रहे थे कि अजीत पवार कभी भी खेल कर सकते हैं. हालांकि जब मीडिया पूछता था तो वो कैमरों के आगे यही कहते थे कि मैं नाराज नहीं हूं. बिल्कुल नाराज नहीं. स्टैम्प पेपर पे लिख कर दो, मैं नाराज नहीं हूं. लेकिन नाराजगी तो चल ही रही थी और ये दिख भी रहा था. उनकी प्लानिंग थी. इसीलिए महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी वो बीजेपी पर डायरेक्ट बड़ा अटैक करने से बचते थे. शिंदे गुट के विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था तो वो तब भी शिंदे गुट के पक्ष में बयान दे रहे थे. मुझे तो बिल्कुल खतरा नहीं दिखाई देता. ये मेरा खुद का कहना है, नहीं तो फिर बाद में ये ऐसा कैसे, ये महाविकास आघाड़ी का कहना नहीं. मेरा जो स्टडी है, मैं 30-32 साल विधायक के नाते महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ. वो देखते हुए 288 में विधायकों में 16 अगर कम भी हुए तो 272 रहते हैं. 272 में उनके पास तो क्लियर मेजॉरिटी रहती है. लेकिन खेल पलटने की पूरी प्लानिंग उन्होंने कर ही दी थी. अजीत के चाचा शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं. शरद पवार को भी पता चल गया था कि पार्टी के साथ खेल होने वाला है और आज आखिरकार वो खेल हो ही गया. भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार. क्या अजीत पवार ने चाचा को धोखा दिया या फिर उन्होंने शरद पवार के साथ वही किया जो शरद पवार अपने राजनीतिक वरिष्ठों के साथ कर चुके हैं? कहानी आज से 46 साल पहले शुरू होती है. 1977 में आम चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी कांग्रेस यू और कांग्रेस आई में बंट गई. शरद पवार कांग्रेस यू में शामिल हुए. 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में दोनों हिस्सों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन राज्य में जनता पार्टी को रोकने के लिए साथ मिलकर सरकार बनाई. हालांकि कुछ ही महीनों बाद शरद पवार ने कांग्रेस यू को भी तोड़ दिया और जनता पार्टी में जाकर मिल गए. जनता पार्टी के समर्थन से शरद पवार 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए. वो राज्य के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं. हालांकि 1986 में शरद पवार फिर से कांग्रेस में शामिल हुए और 26 जून 1988 से लेकर 25 जून 1991 के बीच 2 बार मुख्यमंत्री बने. शरद पवार ने यही कहानी 1999 में फिर दोहराई. 1999 में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का विरोध किया. तीनों का कहना था कि प्रधानमंत्री देश का ही व्यक्ति बने. इस वजह से तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया और तीनों ने मिलकर 25 मई 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया. हालांकि इसके बाद लगातार 15 साल तक महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार रही. अब शरद पवार को भी वही सब देखना पड़ रहा है. भतीजे अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी है. अजीत पवार ने पूरी पार्टी पर दावा भी ठोक दिया है. हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है. सभी का हमें आशीर्वाद है. आपको आगे देखने को मिलेगा ही ना. हम क्या कहीं भाग नहीं रहे. आपको सब देखने को मिलेगा. बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे. हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे. हम अभी पावर में आए हैं. पावर में आके अलग अलग रीजन जो है वहाँ के जो सवाल है वो सवाल हल करने के लिए हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी. उसके बारे में हमारी सबके साथ बात हुई है. बिल्कुल अजीत पवार जी के सामने उनके पार्टी के मेजोरिटी विधायक, एमपीज और नेता सभी लोग हैं, क्योंकि अजीत दादा एक विकासोन्मुख
काम करने वाला एक नेता है, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है उसको दबाया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी एक परिवारवादी पार्टी ही है और महाराष्ट्र की सियासत में पवार परिवार एक बड़ा नाम है। शरद पवार के दो भाई और थे, सबसे बड़े अप्पा साहब और दूसरे थे अनंतराव पवार। शरद पवार की अपनी एक बेटी हैं सुप्रिया सुले जो सांसद हैं और पवार की उत्तराधिकारी भी हैं। अनंतराव पवार के बेटे हैं अजीत पवार जो अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं और उनके बेटे हैं पार्थ पवार जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। जबकि शरद पवार के सबसे बड़े भाई अप्पा साहब के पोते हैं रोहित पवार जो विधायक हैं और शरद पवार के दूसरे उत्तराधिकारी माने जाते हैं। लेकिन अजीत पवार समझ गए थे कि उनके लिए अब एनसीपी में क्या रखा है, क्योंकि शरद पवार ने अजीत के ऊपर सुप्रिया को चुना है, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इसीलिए अजीत ने यह बेहतर समझा कि वो मोदी के गुट में शामिल हो जाएं, जो लगातार हर रोज पॉपुलैरिटी के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। अब शरद पवार के गुट में मंथन हो रहा है कि आगे क्या करना है। फिलहाल तो उन्हें यही नहीं सूझ रहा कि इस भीतरघात को डिफेंड कैसे करना है, क्योंकि सेंध लग चुकी है। 30 से 40 विधायक जा चुके हैं, लेकिन शरद पवार का गुट दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। इसमें तकलीफ ये है कि जो विधायक टीवी पे हमने देखे, अभी हमारे पास तो लिस्ट नहीं है कि कौन उस तरफ गए हैं, लेकिन जिनको टीवी पे गए थे उनको बात करने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं, हम वापस आना चाहते हैं। तो अभी विधायकों का जो संख्या है वो आज हम बता नहीं पाते। हम इतना ही कह सकते हैं कि 9 जन हैं जो उधर गए हैं, बाकी सारे लोग वहाँ शपथ विधि देखने के लिए गए थे, ऐसे हम समझते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।